मई में आपका पेपर होना है, अभी भी आपको 10 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए। चलो, कहाँ तक हो गया था? कल कितना पढ़ लिए थे? 1919 का भारत शासन अधिनियम, ये पढ़ा गया था। ठीक है। निष्कर्ष में क्या देखे थे कि भारत शासन अधिनियम में क्या क्या चीज़ें भारत को प्राप्त हुआ था? तो महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला था इसके द्वारा। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। कैग की नियुक्ति वायसराय या गवर्नर जनरल के द्वारा की जाने की बात की गई थी। भारत में लोक लेखा समिति के स्थापना की बात की गई थी। यह सारी बातें उसमें बताई गई। ठीक है ना? अब अगले हेडिंग के रूप में आपको लिखना है स्वराज्य पार्टी की स्थापना। स्वराज्य पार्टी की स्थापना ये हुआ है मार्च 1923 में। स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई है मार्च 1923 में। थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि आखिर क्यों की गई है। इसके पीछे की बातों को जब समझेंगे तभी यह समझ में आएगा। तो हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, है ना? असहयोग आंदोलन शुरू किया और इसमें महात्मा गांधी ने जनता से एक वादा किया था कि यदि आप लोग 1 साल तक हमारा साथ देंगे तो भारत आजाद हो जाएगा, भारत को स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। आंदोलन धीरे धीरे चल रहा था। फिर इसी में आकर के खिलाफत आंदोलन जुड़ गया। तुर्की का मामला आया, टर्की के खलीफा का, जिस पे हमने चर्चा कर ही रखा है। तो खिलाफत आंदोलन भी शुरू हो गया। यह आंदोलन आगे चल ही रहा था कि एक बड़ी घटना घटित हुई 4 फरवरी 1922 को। क्या घटना घटित हुई? हाँ, गोरखपुर के चौरी चौरा, गोरखपुर के चौरी चौरा में एक पुलिस थाना था। वहां पर भी लोग असहयोग आंदोलन के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, निहत्थे होकर के रैलियां निकाल रहे थे। इसका नेतृत्व जो कर रहे थे एक थे भगवान अहिर। वे पहले भूतपूर्व सैनिक थे। उन्हीं के नेतृत्व में लोग जुलूस निकाल रहे थे। शांतिपूर्ण जुलूस था, बिना हथियारों के। पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज करना शुरू किया और इनकी वहां पर मृत्यु हो गई। तो जब इनकी मृत्यु हो गई भगवान अहिर की चौरी चौरा कांड में, तो भीड़ गुस्सा गई और गुस्साई भीड़ ने क्या किया कि चौरा चौरी जो पुलिस थाना था उसको आग लगा दिया, फूंक दिया गया। कई सारे सैनिक मारे गए। तो चूंकि जो असहयोग आंदोलन था महात्मा गांधी का, यह अहिंसा पर आधारित था। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के 2 प्रसिद्ध आदर्श है, सिद्धांत है, सत्य और अहिंसा। और उसमें किसी का मारा जाना, हिंसा की बात आ गई। और हिंसा की जब बात आती है तो महात्मा गांधी अब अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था यदि आप लोग हमारे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, सत्य और अहिंसा के तरीके से चलेंगे, तो हम आपको आजादी दिला पाएंगे। लोगों ने जब 5 फरवरी को थाना फूंक दिया तो महात्मा गांधी ने भी घोषणा की कि भाई मैं अपना आंदोलन फिर वापस ले रहा हूं, फिर मैं भी अपनी बात से मुकर रहा हूं, वापस ले रहा हूं। फिर वापस कैसे ले रहे हैं कि बारदौली में आईएनसी की एक मीटिंग हुई, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक मीटिंग हुई।
उस मीटिंग में महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव था असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रस्ताव, और इस तरह से प्रस्ताव यहां पर पेश हो गया, पारित भी हो गया, और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब ना केवल वापस लिया महात्मा गांधी ने, बल्कि चौरी चौरा में जो घटना घटित हुई थी उसकी भी जिम्मेदारी महात्मा गांधी ने अपने सिर पे ले ली, क्योंकि यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहा था। तो जनता ने जो कुछ भी किया महात्मा गांधी उसे अपने सिर पर ले लेते हैं, और इस तरीके से महात्मा गांधी के ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है। 10 मार्च 1922 को अंग्रेज न्यायाधीश थे ब्रूमफील्ड, इन्होंने महात्मा गांधी को 6 साल कैद की सजा सुना दी। 6 वर्ष की सजा सुनाई गई महात्मा गांधी को, यानी महात्मा गांधी 6 सालों के लिए जेल चले गए। हालांकि 6 साल रहे नहीं वे, बीच में उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, और फिर फरवरी 1924 में लगभग वे वापस आ जाते हैं। तो इतनी बातें एक बार फिर से हम देख लेते हैं, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि आखिर स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की वे पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, कांग्रेस के कई अधिवेशन की अध्यक्षता भी कर चुके थे, स्थापना में भी उनका योगदान था। फिर आखिर उन्होंने एक अलग पार्टी क्यों बनाई? तो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन आया 1920 में। वो चल रहा था कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो गया, अहिंसात्मक कांड हुआ भगवान अहिर के नेतृत्व में। जब हिंसा हुई उसमें, तो महात्मा गांधी ने बारदोली में एक प्रस्ताव पेश किया अपना आंदोलन वापस लेने का। उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, और जैसे ही उन्होंने आंदोलन वापस लिया और इस पूरे घटना की जिम्मेदारी अपने सिर पे ली, उन पर मुकदमा चलाया गया, और ब्रूमफील्ड नाम के न्यायाधीश ने उनको 6 वर्ष कैद की सजा सुना दी। बाद में 2 साल लगभग वे जेल काटने के बाद बाहर आते हैं। लेकिन जब भाई 6 साल के लिए जेल गए, तब तो किसी को पता था नहीं कि अब ये वापस आ जाएंगे। तो जो लोग बचे उनको ये तय करना था कि अब हम लोग क्या करेंगे। महात्मा गांधी तो है नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी थे तो चंपारण 1917, खेड़ा 18, 1919 में अहमदाबाद भी हुआ, फिर असहयोग, यानी हर साल महात्मा गांधी कुछ ना कुछ करते ही जा रहे थे। जनता तो महात्मा गांधी के साथ जुड़ी थी, और लोगों के साथ तो जुड़ी नहीं थी। ऐसे में महात्मा गांधी जेल चले गए, तो अब क्या करना है? अब महात्मा गांधी का 6 सालों तक इंतजार करना है या फिर कुछ और करना है? इसी बात पर चर्चा करने के लिए 1922 में ही गया में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। अब यहां से समझना है कि 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ। गया अधिवेशन में कांग्रेस 2 धड़ों में बंट जाती है। यहां समझना है आपको, कांग्रेस 2 धड़ में बंट जाती है, क्योंकि हमने 1919 का अधिनियम पढ़ा था कि जिसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई थी, द्वैध शासन लागू किया गया था, 1923 में चुनाव होना था। तो अब कांग्रेस यहां 2 धड़ में बंट गई। उनका एक पहला वर्ग कह रहा था कि जब तक महात्मा गांधी नहीं आएंगे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, अर्थात कि वे उदासीन रहेंगे। और ऐसा कहने वालों में कौन कौन थे? तो ऐसा कहने वालों में एक तो सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, यहां से प्रश्न बनता रहता है, M.R. जयकर थे, M.A. अंसारी थे। इन लोगों का कहना था कि जब तक गांधी वापस नहीं आते हम लोगों को गांधी का इंतजार करना चाहिए।
जैसे सब कुछ चल रहा है चलने देते हैं, गांधी का इंतजार करते हैं। एक दूसरा वर्ग जो था वह यह कह रहा था कि हम लोग गांधी का इंतजार नहीं करेंगे। 1923 में चुनाव आ रहा है, हम लोग ऐसा करते हैं कि चुनाव लड़ते हैं, और जब हम चुनाव लड़ेंगे हमारे सदस्य जीत करके विधानमंडल में पहुंचेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि विधानमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, तो यह था कि जब हम लोग भी जीत के विधानमंडल में पहुंचेंगे तो हम लोग सामने से तो नहीं लड़ सकते, लेकिन विधानमंडल में जब पहुंचेंगे और जब कोई प्रस्ताव अंग्रेज रखेंगे तो हम लोग उस प्रस्ताव का विरोध करेंगे, पारित नहीं होने देंगे। तो डायरेक्ट नहीं महात्मा गांधी की तरह आंदोलन कर सकते तो इनडायरेक्ट करेंगे, विधानसभा में हंगामा खड़ा करेंगे, जैसे होता नहीं, आपने देखा ही होगा कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो वो क्या करता है, हंगामा करता है, कुछ नहीं करेंगे तो प्रस्ताव लेट करवा देंगे। तो ये लोग भी ऐसे ही प्रस्ताव बना रहे थे कि नहीं होगा तो चुनाव लड़के हम लोग विधानमंडल में जाएंगे, केंद्रीय विधानमंडल में जाएंगे, प्रांतीय में जाएंगे, और महात्मा गांधी के आने तक हम लोग हर मामले को केवल पेंडिंग में डलवाएंगे। वो सही हो गलत हो कोई बात नहीं, केवल उसका हम लोग नारेबाजी करेंगे, विरोध करेंगे, सदन का बहिष्कार करेंगे, चलने नहीं देंगे। तो एक वर्ग वह बना जो क्या चाहता है कि चुनाव लड़ना चाहता था, कि वह चुनाव लड़ ले, ठीक है ना। चुनाव लड़कर विधानमंडल के कार्यवाही को क्या करना है, प्रभावित करना चाहता था। ये दूसरे वर्ग का मानना था। दूसरे वर्ग वाले में कौन कौन से आए हैं, तो दूसरे वर्ग वाले में थे CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, हकीम अजमल खान, M.A. अयंगर, तो ये वो सारे लोग थे जो क्या चाह रहे हैं। हाँ देखिए, चित्तरंजन दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, हकीम अजमल खान हैं, M.A. अयंगर हैं। ये वे सारे लोग हैं जो क्या चाह रहे हैं कि चुनाव लड़ करके हम लोग विधानमंडल में जाएंगे और वहां से अंग्रेजों को परेशान करेंगे, उनका कोई प्रस्ताव नहीं पारित होने देंगे। एक रास्ता नहीं सही तो दूसरा सही, यानी ये व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं कि गांधी के बिना भी हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। इस तरह से ये परिवर्तनवादी कहलाए, परिवर्तनवादी कहलाए, और ये उदासीन या अपरिवर्तनवादी कहलाए। अब दूसरे ढंग से समझो, ये कहते थे कि चूंकि चुनाव अंग्रेज ही तो करवा रहे हैं तो हम अंग्रेजों का करवाया हुआ चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। ये लोग कह रहे थे कि अंग्रेजों का करवाया हुआ हम लोग चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, हम लोग गांधी का वेट करेंगे, आ जाएंगे तभी कुछ करेंगे। ये लोग कह रहे थे हम लोग गांधी का वेट क्यों करेंगे, गांधी नहीं आ रहे हैं तब तक भी हम कुछ ना कुछ करेंगे, अंग्रेजों का इनडायरेक्ट विरोध करेंगे, कम से कम वो कोई नया कानून तो नहीं ला पाएंगे। तो इस बात को लेकर के, और ये हो रहा है कहां, 1922 के गया अधिवेशन में हो रहा है। अब यहां पर दोनों में तकरार हो जाता है, और तकरार होने पर क्या हुआ कि कांग्रेस दो भागों में बट जाती है फिर से। या तो 1907 में बटा था उदारवादी और उग्रवादी को लेकर के, और या फिर अब परिवर्तनवादी और गैर परिवर्तनवादी या परिवर्तनवादियों में बट गया। इन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस से इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद में इन लोगों ने इलाहाबाद में, यानी कि वर्तमान के प्रयाग में, मार्च 1923 में एक नई पार्टी बना दी, स्वराज्य पार्टी। कांग्रेस का इस्तीफा दे दिया। यानी हम क्या देखते हैं,
कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के सदस्यों द्वारा ही बनाई गई थी कुछ मनमुटाव के कारण। चुनाव लड़ने और ना लड़ने जैसे मुद्दे आ रहे थे और इसी बात को लेकर के इन लोगों ने, जो परिवर्तनवादी थे, उन लोगों ने एक नई पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष बनाए गए सीआर दास यानी कि चितरंजन दास, इसके पहले अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू को इसका सचिव बनाया गया। ठीक है ना। अब कांग्रेस क्या करे? अब इन लोगों का तो मामला ठीक है, इन लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं बचा। इनका तो अपना फंडा क्लियर हो गया कि प्रचार प्रसार करेंगे। ये लोग अभी वैसे ही बैठे हैं। ऐसे में अब बाकी जो अपरिवर्तनवादी बचे वो ये सोच रहे थे कि इस तरह से तो कांग्रेस में फूट पड़ जाएगी, कांग्रेस दो धड़ में बट जाएगा और हम लोग अलग थलग पड़ जाएंगे। तो बाकी के जो बचे लोग थे उन लोगों ने 1923 में, ध्यान देना है, 1923 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन बुलवाई। दिल्ली में क्या हुआ? विशेष अधिवेशन कांग्रेस का बुलवाया गया। विशेष अधिवेशन जब कभी अचानक में कोई बड़ा जरूरी काम पड़ जाता था तो बुलवाया जाता था, और इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस के दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब समझना है, इसमें वो लोग मजबूर हुए और उन लोगों ने क्या कहा, यानी कि जो गैर परिवर्तनवादी हैं, जो पार्टी नहीं बनाने पे सहमत थे, उन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि हम लोग पार्टी तो नहीं बनाएंगे, आपके साथ शामिल तो नहीं होंगे, चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारे तरफ से पूरी मान्यता है। जैसे होता नहीं है कि हम तो नहीं जा रहे हैं लेकिन तुम्हें शुभकामना है, तुम ही चले जाओ। तो ये बात हुई कि भाई हम लोग तो तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो कि हमारे आपके बीच में कुछ बाटा नहीं है। ठीक है ना। हमारा आपका वही पुराना वाला व्यवहार है, यानी कि यह बात आ गई कि जो स्वराज पार्टी है वह अभी भी कांग्रेस का ही एक भाग है, बस आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। यानी कि यहां से प्रश्न यह इस तरह से पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज्य पार्टी को मान्यता दी गई थी? तो 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया था, स्वराज्य पार्टी को मान्यता दी गई थी। क्या कह के मान्यता दी गई थी? कि ये कांग्रेस का ही एक अंग है। ठीक है ना, कांग्रेस का ही एक भाग है, जिसमें से कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे और कुछ लोग नहीं लड़ेंगे। तो अब स्वराज्य पार्टी थोड़ी और भी मजबूत हो गई, क्योंकि सारे सदस्य एक साथ आ गए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अब इनका फायदा देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चुनाव हुआ दो स्थानों पर, एक तो केंद्रीय कार्यकारिणी होती थी, केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा। अब यहां ध्यान देना है कि केंद्रीय विधानसभा से इस पार्टी ने अपने 101 उम्मीदवार खड़े किए थे। यानी कितने सीटों पर चुनाव लड़े थे? 101 सीट पर चुनाव लड़े, जिनमें से 42 सीट पर इन्हें जीत मिली। ठीक है ना। केंद्रीय विधानसभा में 101 सीटों में से 42 सीटों पर इनको विजय प्राप्त होती है, और प्रांतीय विधानसभा में देखें तो एक प्रांत था मध्य प्रांत, चूंकि प्रांतीय है अर्थात प्रांत की बात की जा रही है, तो मध्य प्रांत में इनको पूर्ण बहुमत मिला। यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है, पूर्ण बहुमत मिला। कौन सा एक ऐसा प्रांत था जहां से स्वराज्य पार्टी को 1923 के आम चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला है? तो मध्य प्रांत से इनको पूर्ण बहुमत मिलता है।
उसके बाद में बंबई और मद्रास नहीं, बंबई और उत्तर प्रदेश, यहां से इनको संतोषजनक रिजल्ट मिला, संतोषजनक परिणाम प्राप्त होता है। संतोषजनक का मतलब है इनकी अपेक्षा के अनुसार ठीक था। इसके अलावा बंगाल में ये सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। इसके अलावा मद्रास और पंजाब, यहां पर पार्टी को असफलता मिला, क्योंकि मद्रास और पंजाब में उस समय जातिवाद ज्यादा फैला हुआ था। लोग मद्रास और पंजाब में अभी भी लोग देश की आजादी या स्वतंत्रता के लिए नहीं, जातियों में उलझे हुए थे, इसलिए स्वराज्य पार्टी को वहां पर समर्थन नहीं मिलता है और इस तरह से चुनाव हुआ। अब इनका हम देख रहे हैं कि स्पष्ट फायदा होता है, इनको फायदा मिला। यह बात है 1924 की, ठीक है ना। इधर फरवरी 1924 में महात्मा गांधी जेल से रिहा हो गए। अब जो पार्टी में शामिल नहीं हुए थे वे अब पछता रहे हैं। गांधी वापस भी आ गए, हम लोग शामिल भी नहीं हुए, कम से कम इन लोगों का ठीक है, एक पार्टी बनाए, चुनाव लड़ लिए, किसी ना किसी पद पे पहुंच गए। अब गांधी आए तो गांधी ने एक नया तरीका अपनाया। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी यानी गांधी जी और CR दास यानी चित्तरंजन दास, दोनों के बीच में एक समझौता होता है। गांधी जी और चित्तरंजन दास दोनों के बीच में नवंबर 1924 में एक समझौता होता है। और समझौता क्या होता है कि दोनों लोग फिर से आपस में मिल जाओ, यानी कि जो चुनाव लड़े थे वह भी और जो चुनाव नहीं लड़े थे वह लोग भी, दोनों लोग आपस में मिल जाओ। और ये कहां मिला रहे हैं? बेलगाम में, जिसको आप कहते हैं कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? गांधी कर रहे हैं। तो इस तरह से कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में परिवर्तनवादी और गैर परिवर्तनवादी दोनों एक बार फिर से मिल जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कांग्रेस की दूसरी संधि बेलगाम में हुई थी। पहली संधि कहां हुई थी? लखनऊ में हुई थी। और दूसरी संधि कहां हुई? बेलगाम में हुई, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। और इसे ही गांधी दास समझौता कहा जाता है या गांधी दास पैक्ट कहा जाता है, जो कि नवंबर 1924 में घटित हुई। अब गांधी जी की भूमिका देखो। गांधी जी ने समझौता करवा दिया और गांधी जी ने कहा कि भाई ऐसा है, मेरा क्या है कि मैं तो 2 साल जेल काट के आया हूं, अब मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। यानी गांधी जी ने 2 ही साल के जेल में अपने राजनीतिक कैरियर से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा अब हम ना तो चुनाव में बाझेंगे, ना अंग्रेजों का विरोध करेंगे, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। यानी महात्मा गांधी ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की और उन्होंने कहा अब हम सामाजिक कार्य करेंगे। हाँ, क्या हुआ? मतलब ये जेल वाली प्रथा तब से प्रचलित है कि जेल जाने के बाद अच्छे लोग सुधर जाते हैं, तो गांधी जी भी सुधर ही गए। अब देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी ने यहां से सामाजिक कार्य में भाग लेने की बात सोची, राजनीति छोड़ दिए। फिर यहां से ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की। लिखिए, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, स्पिनर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिसके तहत महात्मा गांधी ने खादी और चरखे का सबसे पहली बार प्रयोग किया और पूरे देश में खादी का प्रचार प्रसार करवाया गया। ठीक है ना।
देखना, हाँ, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की महात्मा गांधी ने 1924 में स्थापना की, जिसके तहत खादी और चरखे का पूरे देश में प्रसार करवाया गया और गांधी ने सक्रिय राजनीति से इस्तीफा ले लिया अपना, ठीक है ना, इससे वे अलग हो जाते हैं। तो ये इतनी बातें स्वराज्य पार्टी में हमको देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा गांधी के मिलने के बाद इस पार्टी का क्या हुआ यहां हम देख लें, क्योंकि गांधी मिले तो कुछ ना कुछ तो बड़ा परिवर्तन हुआ होगा। जब गांधी जी से गांधी और सीआर दास का समझौता हो गया तो उसी वर्ष यानी कि 1924 में ही स्थानीय निकाय में चुनाव होना था। स्थानीय निकाय चुनाव मतलब नगर पालिका नगर निगम का चुनाव। तो स्थानीय चुनाव हुआ। अब चूंकि गांधी भी इनके इस पार्टी से जुड़ गए थे या सहमति दे ही दिया था, तो जनता ने इन लोगों का खूब साथ दिया, स्वराज्य पार्टी वालों का, क्योंकि गांधी का आशीर्वाद हो गया था। तब क्या हुआ कि चित्तरंजन दास ये कलकत्ता के मेयर चुने गए। कलकत्ता के मेयर चुने गए। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के मेयर चुने गए। इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष बने। इसके बाद में विट्ठल भाई पटेल ये अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। राजेंद्र बाबू ये पटना नगर पालिका के मेयर चुने गए, ठीक है ना। इसी तरह से मोतीलाल नेहरू को इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी का सदस्य बनाया गया। इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी, थोड़ा सा जान लेते हैं इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के बारे में। तो इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी बना था 1924-25 के दौरान। इसमें जो थल सेना थी उसका भारतीयकरण करना था। भारतीयकरण का मतलब यह हुआ कि अभी तक थल सेना ब्रिटिश थल सेना के नाम से जानी जाती थी, ब्रिटिश सेना के नाम से जानी जाती थी। अब आगे से वह भारतीय थल सेना के रूप में जानी जाएगी, ठीक है ना। यानी अंग्रेजों की सेना भारत की सेना, भारत की सेना अंग्रेजों की सेना समझी जाएगी। भारतीयकरण करना था उसका। इसी के लिए एक कमेटी बनाया गया था जिसको इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी कहा गया था। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? स्क्रीन महोदय। सर स्क्रीन इसके अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू इसके सदस्य थे। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना इसके सदस्य थे, ठीक है ना। तो यह सारा काम स्वराज्य पार्टी की स्थापना के बाद से होता है। यानी कि हम क्या देखते हैं कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई तो जो पार्टी थी वह जनता के बीच तक पहुंचने में सफल हो पाती है। स्थानीय चुनावों में उसने प्रतिभाग किया है, वह जीत पाती है, इसलिए जनता के बीच में वह अपनी पहुंच बना पाती है। 1926 में सीआर दास की मृत्यु हो गई और सीआर दास की मृत्यु होने के बाद में यह पार्टी अपने आप धीरे धीरे बिखर जाती है। यानी 2 ही 3 सालों में ये पार्टी अपने चरम पर भी पहुंची और टूट के खत्म भी हो जाती है, ठीक है ना। यहां से अब इसके बाद में आगे हमें देखना है साइमन कमीशन। हाँ 1928 27-28
हेडिंग डालेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का नाम क्या था? साइमन तो उस व्यक्ति का नाम था ना जो इसके अध्यक्ष थे। अब ध्यान दीजिए, यहां से कई बार रिटर्न में क्वेश्चन बना है, पूछा गया है। तो साइमन कमीशन क्यों आया था, क्या कार्य करने थे इसको, कौन कौन से इसने सिफारिश की, कौन सा लागू हुआ, नहीं लागू हुआ, इत्यादि हमें जानना है। और जानने के लिए एक बार फिर जरूरी है कि हम इतिहास को देखें। हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटी के लिए हम बार बार क्या कह रहे हैं, आपको आधुनिक इतिहास, खासकर जो संवैधानिक विकास के साथ साथ में हुआ है, वह पढ़ना बड़ा आवश्यक है। और दोनों को जब हम जोड़ के पढ़ते हैं तो समझने में हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो साइमन कमीशन 1927-28 में आता है। अब क्यों आया था इत्यादि बातें जानने के लिए हमें सबसे पहले 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार पर ही जाना होगा। उसके कुछ बिंदु की हम बात करते हैं। तो दरअसल 1917 के दौरान एक कमेटी गठित हुई थी, एक कमीशन गठित हुआ था जिसका नाम था मेसोपोटामिया आयोग। क्या नाम था उसका? हाँ, मेसोपोटामिया आयोग। अच्छा, ये गठित क्यों हुआ था मेसोपोटामिया आयोग? तो थोड़ा सा जान लेते हैं। 1617 में अंग्रेज ये जानना चाहते थे, ब्रिटेन में भी जैसे अपने देश में कई पार्टियां हैं ना, तो भाजपा कह रही है नहीं, चीन हमारे अंदर नहीं आया, हमारे देश में। कांग्रेस कह रहा है अरे इतना किलोमीटर ठेका लिया है, आ गया है। तो अलग अलग विचारधारा है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं अगर नहीं आया है तो चल के हमें वहां पर दिखा लाओ कि आया है कि नहीं आया है। इसी तरह से ब्रिटेन में भी कई सारी पार्टियां थी। एक तो लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, 3 प्रमुख पार्टियां थी। तो उनमें से जो विपक्षी पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी, वह यह कहती थी, जब कभी सत्ता वाले कहते कि अरे हमारी बहुत अच्छी चल रही है, भारत में हमने सब बराबर बैलेंस कर रखा है, अच्छे से शासन चल रहा है, तो विपक्षी वाले कहते अच्छा ऐसी बात है तो चल के घुमा लाओ, हम भी देख लें कैसे अच्छे से चल रहा है। तो ये हुआ भाई, घुमाने कहाँ ले जा सकते हैं, एक काम करो, जैसे कहते नहीं है जांच करवा लीजिए। तो उन लोगों ने भी जांच करवा लीजिए वाले मुद्दे पे बात की और एक समिति बना दिया गया, मेसोपोटामिया आयोग, जो भारत आया यह जानने के लिए कि क्या भारत में अंग्रेज अच्छे से शासन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। 1919 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और यह प्रकाशित किया कि अंग्रेज भारत में शासन करने में अक्षम है, यानी अंग्रेज भारत का शासन अच्छे ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। तो मेसोपोटामिया आयोग मुख्यतः भारत में शासन संबंधी जानकारी से या सिफारिश से संबंधित था, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो अंग्रेज हैं वह भारत में शासन करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। तब इस बात को लेकर के, अब भाई अंग्रेज उपयुक्त नहीं है, तब उपयुक्त कैसे बना जाए? तो अंग्रेजों के सामने 2 विकल्प था, या तो शासन भारतीयों को दे दो या तो कुछ सुधार करो। अंग्रेजों ने, हमने पढ़ लिया है 1919 के अधिनियम में कि क्या किया कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया कि भैया हम अकेले नहीं कर पा रहे हैं ना, तुम भी आओ और मिलके करवाओ शासन। तब हमने पढ़ा था कि प्रांतों को 2 भागों में 2 विषय अलग अलग बना दिए, मुख्य विषय और हस्तांतरित विषय, कि कुछ पर हम कानून बनाते हैं, कुछ पर तुम लोग भी कानून बनाओ। अगर हम अकेले नहीं शासन कर पा रहे हैं तो दोनों लोग मिलके शासन करेंगे, आधा भारत के लोग करवाएंगे। हमने पढ़ा था गवर्नर जनरल भारतीय मंत्रिमंडल की सहायता से शासन करेगा और गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी की सहायता से भी शासन करेगा, दोनों बातें। तो इस तरह से प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया था 1919 में ही, है ना। इसके अलावा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी आ गई इसी में। यह सारी बातें इसी में दी गई। फिर क्या हुआ
कि एक और बात इसमें दिया गया कि ऐसा है कि प्रति 10 वर्ष पर एक आयोग अब हमेशा बनाया जाएगा। ऐसे नहीं कि जैसे अब इतना कहने पर बनाया गया है, हर बार हर 10 साल पर एक आयोग बनता रहेगा और वो ये जांच करेगा कि जो सुधार अभी करने जा रहे हो 1919 में, ये पर्याप्त है कि पर्याप्त नहीं है। यानी हर बार आपके सुधारों की जांच होती रहेगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्स्फोर्ड आया था। 1921 से भारत में लागू हुआ था। 10 साल बाद यानी कि 1931 में एक आयोग आना चाहिए था जांच के लिए, है ना। 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्स्फोर्ड सुधार भारत आया, 1921 से लागू हुआ। इस आधार पर 10 साल बाद यानी कि 1931 में एक आयोग आना चाहिए था भारत में जांच करने के लिए। लेकिन 1929 में ब्रिटेन में चुनाव पड़ जा रहा था और चुनाव पे हर पार्टी अच्छे मौके को भुनाना चाहती है। तो वहां की पार्टी ये चाहती थी कि इसी बीच में हम भारत के लिए एक कमीशन बना दें, 2 साल पहले ही बना दें, और भारत से अच्छी रिपोर्ट अगर आ गई तो यहाँ हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा कि देखो हम लोग भारत में भी बढ़िया शासन चला ले रहा है ये आदमी, इसी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है ना। तो इस तरह से 1929 में चुनाव होना था। 1927 में ही एक कमेटी बना दी गई भारत में 1919 के मामलों की जांच करने के लिए कि 1919 में जो जो हमने सुधार किया है, महिलाओं को मतदान करवाना है, प्रत्यक्ष चुनाव करवाना है, कैग वगैरह का जो गठन करना है, प्रांत में द्वैध शासन, तो क्या सब चीज अभी चल रहा है ढंग से? नहीं चल रहा है। इसके लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया, ठीक है ना। तो अब आपको भाषा में लिखना है, पॉइंट डाल के लिखेंगे इसमें कि भारत शासन अधिनियम 1919 के, भारत शासन अधिनियम 1919 के सुधारों की जांच करने के लिए, सुधारों की जांच करने के लिए, जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था, इसका गठन किया गया था। अब गठन के बारे में हम जान लेते हैं। तो जॉन साइमन अध्यक्ष बने और एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का नाम क्या था? भारतीय संवैधानिक आयोग। यहां ध्यान रखिएगा, जिसको आप साइमन कमीशन कहते हैं उसका पूरा नाम क्या था? भारतीय संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष थे जॉन साइमन, इसलिए इसको हम शॉर्टकट में साइमन कमीशन कहते हैं। बात समझ में आया ना? वरना इसका पूरा नाम है भारतीय संवैधानिक आयोग या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है ना। अब इसका गठन किया गया। इसमें जॉन साइमन के अलावा कुल 7 सदस्य रखे गए। इन 7 सदस्यों में हम देख लेते हैं। तो एक तो जॉन साइमन हो गए जो कि इसके अध्यक्ष थे और ये लिबरल पार्टी से थे, मतलब उदारवादी लिबरल पार्टी से थे। बाथम, कोना, फॉक्स, कैडैगन, ये 4 अन्य सदस्य थे। बाथम, कोना, फॉक्स और कैडैगन, और यह चारों कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव पार्टी के थे। फिर इसके अलावा क्लीमेंट एटली जो आगे चल करके प्रधानमंत्री बने थे,
और हार्टसोन, ये दोनों लेबर पार्टी के थे। तो इस तरह हमने देखा कि कुल 7 सदस्य आए जो अलग अलग 3 पार्टियों से थे। जॉन साइमन लिबरल पार्टी से थे, बाथम, कोना, फॉक्स और कैडेगन ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे, क्लीमेंट एटली और हार्टसोन ये लेबर पार्टी से हुए। तो 4 कंजर्वेटिव, 2 लेबर और 1 लिबरल, इस तरह से 7 सदस्य को मिला करके भारतीय संवैधानिक आयोग बनाया गया और जिसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए जॉन साइमन। ठीक है ना। अब इसे भारत में आना था। एक लाइन में अगर हम कहना चाहें कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की जांच करने के लिए। हाँ बताइए। अगर सर मतलब ये जांच के लिए क्यों लाया था, तो इसका विरोध इतना क्यों हुआ? अभी हम सारा पढ़ रहे हैं एक एक करके कि इसका विरोध क्यों हुआ, कोई सिफारिश इसकी लागू हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल सारी चीजें शीशे की तरह साफ कर लेनी। पढ़िए तो सही पूरा। मतलब हमारे पढ़ाने के बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन बचा रह जाए, हटाएं इसको। नोट हो गया है। बस ये है जितना पढ़ा रहे हैं आप लोग अंतिम में सुना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको इस 7 के नाम याद हो गए? बताइए। हाँ 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 बाथम। गुड, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। इस तरह से यह 7 सदस्य भारत आते हैं। अब भारत की स्थिति उस समय देखें तो भारत में वायसराय या गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन के कहने पर किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया। यहां समझिए कि लॉर्ड इरविन के कहने पर किसी भी भारतीय को इस समिति में शामिल नहीं किया गया। जबकि ये जांच क्या करने आ रहे हैं? भारत में भारतीयों की दशा और दुर्दशा जांच करने आ रहे हैं और भारत के लोग ही इसमें शामिल नहीं हैं। तो इसी बात को लेकर के भारत के लोगों ने इसका विरोध किया था कि जांच हमारे ऊपर करना है और हम ही नहीं है तो पूछोगे किससे? फिर तो आप अपने इच्छा अनुसार जो इच्छा होगा वो रिपोर्ट में लिख के और वहां दे दोगे कि हाँ भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है। भाई हम भी रहेंगे तब ना बताएंगे कि नहीं ये बात गलत है, ये यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो हैं ही नहीं, तो फिर अपने रिपोर्ट में जो इच्छा होगी वही आप लिख के वहां संसद में पहुंचा दोगे। तो इस बात को लेकर के भारत के लोगों को विरोध करना था। अब विरोध कैसे करना था? तो विरोध भी बड़ा सिस्टमेटिक होता है। ऐसा नहीं होता हम ना आए, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। मतलब विरोध भी एक लीगली विरोध। राजनीति का विरोध बड़ा बढ़िया होता है। कोई मुंह से डायरेक्ट नहीं कहता अरे हम नहीं जाएंगे, उसके लिए भी पहले एक लंबा सा सेवा में श्रीमान प्रार्थना पत्र लिखते हैं। यानी कि एक प्रस्ताव आया। प्रस्ताव कहां आता है? तो उस समय की संस्था कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कहां पर? मद्रास अधिवेशन हुआ। ध्यान रखना, कई बार रिपीट है यहां से क्वेश्चन। आईएनसी के मद्रास अधिवेशन में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे और इसमें यह निर्णय लिया गया कि हम लोग साइमन कमीशन को कोई सहयोग नहीं करेंगे। जब हम लोगों को सदस्य नहीं बनाए हैं तो हम लोग कोई सहयोग नहीं करेंगे, हम लोग हर जगह पर साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। और इस तरह से साइमन कमीशन का हर जगह पर अलग अलग स्थानों पर विरोध किया गया। साइमन कमीशन सबसे पहले कहां आए थे? तो बंबई में।
साइमन कमीशन सबसे पहले बंबई में आया जहां उसका विरोध हुआ, उसके बाद दिल्ली में आया, दिल्ली में भी उसका विरोध किया, कोई उसके स्वागत के लिए आगे नहीं गया था। लाहौर में उसका विरोध किया गया, लाहौर में ही विरोध करते समय लाला लाजपत राय को सर पे चोट लगा था और उनकी आगे चल के मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश से इसका विरोध किसने किया था? तो इसको चाहे तो नोट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश से गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। ठीक है ना? तो इस तरह से साइमन का गठन हुआ, वह भारत आया, भारत के लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन वे सातों सदस्य अपना कार्य पूरा करके 1930 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। 1930 में साइमन कमीशन ने अपने रिपोर्ट में क्या लिखा, यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही जानना है पॉलिटी की दृष्टि से। अभी तक जो पढ़े वो हिस्ट्री के विजन से था, अब पॉलिटिकल विजन से यह है कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या था। तो डालना है साइमन कमीशन की सिफारिशें, साइमन कमीशन की सिफारिशें। तो मतलब कमीशन की सिफारिशें भी हम लोग पढ़ेंगे तो गुस्सा नहीं आना है, नॉर्मल ढंग से ही पढ़ना है। पहला इसने लिखा कि केंद्रीय, अब लिखना है केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए। तथा भारतीयों को उसमें से बाहर कर दिया जाए क्योंकि वे शासन करने के योग्य नहीं हैं। ठीक है ना? ये पहला था। हमने इससे पहले पढ़ लिया है ना कि केंद्रीय विधानमंडल का गठन किया गया था, फिर उसमें संख्या बढ़ाई गई, भारतीय भी शामिल किए गए। तो जब ये आया, इसने कहा कि सबसे पहला काम तो ये करो कि उसका पुनर्गठन फिर से बनाओ और जो भारतीय सदस्य हैं उनको बाहर कर दो, भारत के लोग शासन करने के काबिल नहीं हैं। ठीक है ना? तो आगे आपको सेंटेंस कंप्लीट कर लेना है कि भारतीयों को केंद्रीय विधानमंडल से बाहर करने का सुझाव दिया गया इसमें। ठीक है ना? फिर अगले पॉइंट के रूप में भारत में प्रांतीय द्वैध शासन को खत्म करके प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता या अधिकार। इसने कहा, आपने पढ़ा होगा कि प्रांत के विषय को दो भागों में बांटा गया था 1919 वाले। पूरा आपको 1919 का ही ध्यान में रखना है इसमें। तो 1919 में प्रांत को दो भागों में बांटा गया था, एक मुख्य विषय थे, एक हस्तांतरित विषय थे। वित्त हुआ, पुलिस हुआ, विधि हुआ, ये मुख्य विषय था जिसपे गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी से कानून बनाता। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, है ना? तो ऐसा क्षेत्र था जो हस्तांतरित था जिसपे गवर्नर जनरल भारतीय मंत्रिपरिषद के सहायता से कानून बनाता। तो इसने कहा ये जो दो अलग अलग लोग कानून बना रहे हैं ये पूरा हटा दो और प्रांत का जो सारा मामला है वो प्रांतों को ही दे दो। द्वैध शासन हटा करके सब पे कानून बनाने का जो अधिकार होगा वह किसको दे दिया जाए? प्रांतों को ही दे दिया जाए। और प्रांतों में कानून जो अब बनाएंगे वो गवर्नर और गवर्नर जनरल बनाएंगे। इनके अधिकार को बढ़ावा दे दिया गया। तो आपको लिखना है नेक्स्ट पॉइंट में, गवर्नर तथा गवर्नर जनरल के अधिकार को बढ़ावा दिया गया, बढ़ावा दिया जाए, ऐसा इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया।
केंद्रीय विधानमंडल का विस्तार किया जाए। विधानमंडल का विस्तार करके मुस्लिम को अधिक स्वायत्तता दी जाए। ठीक है ना, यह बात भी इसमें कहा गया। अब मुस्लिम वाली बात कहाँ की गई थी, तो 1909 वाले में की गई थी, तो इसने फिर से उसको भी उठाया कि केंद्रीय विधानमंडल का विस्तार करिए, उसमें मुस्लिमों को ज़्यादा छूट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। यह बात भी साइमन कमीशन ने कहा। इसके अलावा साइमन कमीशन ने कहा कि बर्मा को भारत से स्वतंत्र किया जाए। यह भी इनकी एक सिफारिश थी। आपको याद होगा कि बर्मा को जीत के भारत में मिला लिया गया था, 3 अंगल बर्मा युद्ध हुआ था। इसी तरह से सिंध को बंबई से तथा उड़ीसा को बिहार से अलग प्रांत बनाने की मांग की गई। बनाने की सिफारिश की गई। ठीक है ना, सिंध को बंबई से, उड़ीसा को बिहार से अलग प्रांत अलग करके एक नए प्रांत के गठन की बात की गई कि यह काम भी कर लेना है। ठीक है ना, तो यह सारा किस में किया जा रहा है, साइमन कमीशन की जो सिफारिश थी उसमें ये सारी बातें लिख रहा है। इसके अलावा भारतीयों को मतदान में अधिक छूट दी जाए। आपको बता दें कि जब मतदान की बात आई, प्रत्यक्ष मतदान की, तो सब लोग वोट नहीं डालने को दिया गया था कि सब लोग वोट डालेंगे, ऐसी बात नहीं थी। वोट कौन डालेंगे, जो गवर्नमेंट को कम से कम टैक्स के रूप में 1000 रुपये पे करते हो वही मतदान कर सकते थे। तो जब यह आया तो इसने कहा कि फिर ऐसे तो बहुत ज़्यादा वोट ही नहीं पड़ते हैं, फिर एक काम करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को मतदान करने की छूट दीजिए। और तब भारतीयों को 10 से 15% भारतीयों को मतदान करने का अधिकार दिया गया, यानी 10 से 15% जो भारतीय थे वे मतदान कर सकते थे। ठीक है ना, ये इतनी बातें इसने अपने रिपोर्ट में लिखी। अब भारत के लोग क्या कह रहे हैं इस पे, यह देखना जरूरी है। अच्छा, कितना मजा आता था ये एक लाइन में। साइमन कमीशन कब आया, 1928-27, बस साइमन कमीशन खत्म हो गया। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, अच्छा वो भी 1928, वो भी याद हो गया। अब क्या चल रहा है, अब पिछले आधे घंटे से हम साइमन कमीशन कौन था, क्यों आया था, कौन कौन थे, इस पे डिस्कस कर रहे हैं। यदि लोग विरोध ना करते तो इतना खतरनाक रिपोर्ट ना देता। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि शायद रिपोर्ट ना देता, लेकिन ये सब ऐसी बातें नहीं हैं। अब आइए देखते हैं, सबने विरोध नहीं किया। लिखना है भारतीयों की प्रतिक्रिया, यानी भारतीय लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दिया। तो कांग्रेस, इसके अलावा हिंदू महासभा, अन्य, इन्होंने विरोध किया था। साइमन गो बैक का नारा लगाया था, साइमन वापस जाओ। जस्टिस पार्टी, कहां थी, मद्रास। यूनियनिस्ट पार्टी,
पंजाब में थी, ये 1923 में बनी थी। इसके अलावा डिप्रेस्ड लीग एसोसिएशन या डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, यहां क्लास का लीजिएगा, क्लास एसोसिएशन ये किसका है? अंबेडकर जी का है, भीमराव अंबेडकर जी का है। इन तीनों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, यह भी याद रखना है। जस्टिस पार्टी जो मद्रास में थी, यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब में थी, और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो भीमराव अंबेडकर की बनाई हुई थी, इन्होंने साइमन कमीशन को सपोर्ट किया। ठीक, अब यहां पर मुस्लिम लीग अभी तय नहीं कर पा रही थी कि हम सपोर्ट करेंगे कि विरोध करेंगे। दरअसल मुस्लिम लीग दो भागों में बट गई थी। एक वर्ग कह रहा था कि नहीं, हम विरोध ही करेंगे, साइमन कमीशन का विरोध करेंगे, और एक कह रही थी कि हम समर्थन करेंगे साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन के विरोध की बात कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, और समर्थन की बात कर रहे थे मोहम्मद शफी। तो इस तरह से मुस्लिम लीग के आधे नेता इसका विरोध कर रहे थे और आधे नेता इसका समर्थन कर रहे थे। ठीक है ना, साइमन कमीशन का। इस तरह से फाइनली साइमन कमीशन भारत से गया, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। साइमन कमीशन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो साइमन कमीशन का प्रत्यक्ष प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ा, लेकिन